चेन्नई की गर्मी में धूप जितनी तेज थी उतनी ही धीमी और रहस्यमयी थी उस शहर की एक गली, जहां एक आदमी हर रोज उमंटो लेकर निकलता था। न ज्यादा बोलता था, न ज्यादा हंसता। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी और आंखों में कुछ ऐसा जो अगर गौर से देखो तो डर पैदा कर दे। उसका नाम था गौरी शंकर, लेकिन लोग उसे बुलाते थे ऑटो शंकर। शुरुआत में सब कुछ आम था, एक साधारण ऑटो ड्राइवर जो कुछ पैसे कमाने की जद्दोजहद में अपने जीवन को किसी तरह ढो रहा था। लेकिन वक्त ने उसके भीतर जो भूख पैदा की, वो भूख रोटी की नहीं थी, वो भूख थी पावर की, पैसे की और सबसे खतरनाक औरतों पर हुकूमत की। शंकर ने अपना पहला कदम उठाया एक वेश्या रैकेट के जरिए। शुरुआत छोटी थी, लेकिन वो धीरे धीरे एक ऐसे धंधे में घुस गया जहां औरतों को सिर्फ जिस्म के नजरिए से देखा जाता था। लेकिन सिर्फ वेश्यावृत्ति ही उसका लक्ष्य नहीं था। वह उन्हें कंट्रोल करना चाहता था, उन्हें अपनी मर्जी से चलाना चाहता था। और जब कोई उस कंट्रोल से बाहर जाता तो वो शंकर की मौत की लिस्ट में चला जाता। उसका पहला शिकार उसकी प्रेमिका लक्ष्मी बनी। वो शंकर की हरकतों से तंग आ चुकी थी और उसे छोड़ना चाहती थी, लेकिन शंकर के लिए ये किसी बगावत से कम नहीं था। एक रात लक्ष्मी को शंकर ने बुलाया समझाने के बहाने, लेकिन जब वो आई तो कभी वापस नहीं लौटी। उसी रात उसकी बहन भी गायब हो गई। किसी ने कुछ देखा नहीं, किसी ने कुछ कहा नहीं, क्योंकि शंकर अब सिर्फ एक ऑटो ड्राइवर नहीं था। उसके दोस्त अब वर्दी वाले भी थे और सफेद पोश नेता भी। धीरे धीरे इलाके में और भी औरतें गायब होने लगी, वो जो शंकर के रैकेट से जुड़ी थी या फिर जो उससे दूरी बनाना चाहती थी। हर एक केस में पुलिस का जवाब एक जैसा था, वो खुद चली गई होगी। और लोग भी चुप थे, क्योंकि डर अब जुबान से बड़ा हो गया था। 1987 में पहली बार एक पत्रकार ने शंकर के खिलाफ आवाज उठाई। उसने बताया कि कैसे इस ऑटो ड्राइवर के पास बेइंतहा पैसा आ गया है, कैसे वो अब गाड़ियों में घूमता है, नेताओं के साथ तस्वीरें खिंचवाता है और कैसे वो रात में गुमनाम लड़कियों को अपनी गाड़ी में बिठा कर ले जाता है। लेकिन उसकी रिपोर्ट कुछ ही दिनों बाद दबा दी गई और उस पत्रकार को धमकी दी गई, ये चेन्नई है, यहाँ हर चीज बिकाऊ है, यहाँ सच बोलने की कीमत मौत है। शंकर अब एक माफिया जैसा बन गया था। उसका रैकेट औरतों की तस्करी से लेकर शराब के अवैध कारोबार तक फैला हुआ था। लेकिन उसका असली जुनून अब मर्डर बन गया था। वो अब हर उस इंसान को खत्म कर देता जो उसकी दुनिया में सवाल खड़ा करता। पुलिस वालों से उसकी दोस्ती इतनी गहरी थी कि जब एक महिला उसके खिलाफ थाने में रिपोर्ट लिखवाने पहुंची तो अगले दिन वो भी गायब हो गई और केस बंद। लेकिन 1988 में एक बड़ी गलती हुई। शंकर ने एक नाबालिग लड़की को अगवा किया जो एक लोकल नेता की रिश्तेदार थी। इस बार मामला दबाया नहीं जा सका। अखबारों में हेडलाइन आई, चेन्नई में सीरियल किलर। पुलिस ने पहली बार शंकर को हिरासत में लिया, लेकिन सबूतों की कमी बताकर छोड़ दिया। लेकिन इस गिरफ्तारी ने एक नया तूफान खड़ा कर दिया। लोगों में डर था, लेकिन अब गुस्सा भी था। पीड़ितों के परिवार अब एकजुट होने लगे और जब एक गुमनाम गवाह सामने आया जिसने बताया कि शंकर अपने एक साथी के साथ मिलकर लोगों को मारता है, फिर उन्हें एसिड से गला देता है या जलाकर राख कर देता है, तब पुलिस के पास कोई चारा नहीं बचा। 1989 में आखिरकार पुलिस ने एक ऑपरेशन चलाया। ऑटो शंकर को गिरफ्तार किया गया, लेकिन जैसे ही उसे पकड़ा गया उसने सब कुछ कबूल कर लिया और जो उसने बताया उसने सबको हिला दिया। उसने बताया कि उसने 6 से ज्यादा लोगों को मारा, ज्यादातर औरतें थीं। उसने उनके शवों को जला दिया, दफनाया, कभी पानी में फेंका और कभी एसिड में गलाया। पुलिस जब उन जगहों पर गई जहां शंकर ने बॉडीज को ठिकाने लगाया था, वहां से हड्डियों और राख के अलावा कुछ नहीं मिला। पूछताछ में ये भी सामने आया कि शंकर अकेला नहीं था, उसके साथ पुलिस के कुछ अफसर और 2 स्थानीय नेता भी थे। लेकिन सिस्टम ने वही किया जो वो हमेशा करता है, छोटा आदमी फांसी गया, बड़े लोग छूट गए। 1991 में अदालत ने शंकर को फांसी की सजा सुनाई और 1995 में उसे वेल्लोर जेल में फांसी दे दी गई। लेकिन सवाल ये है कि क्या शंकर का अंत हो गया या शंकर जैसे लोगों का सिस्टम में जन्म होते रहना तय है? क्या एक ऑटो ड्राइवर जो सड़क पर मेहनत करता था एक सीरियल किलर बन गया, या फिर वो सिस्टम का वो चेहरा था जिसे हम देखना ही नहीं चाहते? शंकर तो मर गया, लेकिन उसकी कहानी आज भी जिंदा है, चेन्नई की उन्हीं गलियों में जहाँ कभी एक ऑटो धीमे से आता था, मुस्कुराता था और फिर गायब कर देता था जिंदगियों को, ऐसे जैसे वो कभी थी ही नहीं।